माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। आज मैं आपको सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसका लेक्चर नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। और लेक्चर नंबर 3 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, छोटा टॉपिक जिसका नाम एबनॉर्मल मोलर मास है, ये पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एबनॉर्मल मतलब जो नॉर्मल नहीं हो उसको कहते हैं एबनॉर्मल कहते हैं, है ना। एबनॉर्मल मोलर मास है, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब किसी सब्सटेंस का मोलर मास नॉर्मल से डेविएट हो जाता है। नॉर्मल से डेविएट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जब किसी सब्सटेंस का मोलर मास हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वो नॉर्मल मोलर मास कहलाता है। और अगर उस नॉर्मल मोलर मास के कंपेयर में सब्सटेंस का मोलर मास डेविएशन शो कर रहा है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो इसी को कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है ना। फिर से समझिए, मैंने आपको क्या बताया कि जब हम लोग किसी सब्सटेंस का मोलर मास फाइंड आउट कर रहे हैं और उसका मोलर मास अपने नॉर्मल या ट्रू या कैलकुलेटेड मोलर मास से डेविएशन शो कर रहा है, डेविएशन का मतलब इंक्रीज कर जा रहा है या डिक्रीज कर जा रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। आगे समझ में, ठीक है ना। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो सोडियम क्लोराइड का मोलर मास 58.5 होता है। अब अगर इसका मोलर मास 58.5 के कंपेयर में इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए तो ये कहलाएगा एबनॉर्मल मोलर मास कहलाएगा। जैसे एसिटिक एसिड है, इसका मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास 60 ग्राम पर मोल होता है। अब अगर इसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोल से इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए तो ये कहलाता है एबनॉर्मल मोलर मास कहलाता है। ठीक है ना। तो आइए, मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि व्हेन मोलर मास ऑफ ए गिवन सब्सटेंस शोज डेविएशन, डेविएशन का मतलब इंक्रीज भी कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम इट्स नॉर्मल, या इसी को ट्रू या कैलकुलेटेड मोलर मास कहेंगे। नॉर्मल मोलर मास या ट्रू मोलर मास या कैलकुलेटेड मोलर मास किसको कहते हैं, जब किसी सब्सटेंस का मोलर मास हम लोग फाइंड आउट करते हैं, है ना, जो भी उसका एटॉमिक मास दिया गया है उसके हिसाब से, तो उसको कहते हैं नॉर्मल मोलर मास कहते हैं, या ट्रू मोलर मास या कैलकुलेटेड मोलर मास कहते हैं। तो इसी को कहते हैं नॉर्मल मोलर मास कहेंगे, या इसी को हम लोग ऑब्जर्व्ड मोलर मास के नाम से जानते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये ऑब्जर्व्ड मोलर मास है, इसको सिंबल MO से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो नॉर्मल, ट्रू या कैलकुलेटेड मोलर मास है इसको हम लोग सिंबल किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसको MC से। कैपिटल M का मतलब मोलर मास, C का मतलब कैलकुलेटेड। एक नॉर्मल मोलर मास को ही ऑब्जर्व्ड मोलर मास कहते हैं या एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड मोलर मास कहते हैं। तो कैपिटल M का मतलब मोलर मास और यहाँ पे O लिखा है, O का मतलब ऑब्जर्व्ड मोलर मास हो गया। ओके ना, ठीक है। अब ये देखिए, कोई भी सब्सटेंस, क्वेश्चन आता है, बात आती है कि कोई भी सब्सटेंस अपनी नॉर्मल मोलर मास से डेविएशन क्यों शो करता है। तो इसके दो रीजन है। पहला रीजन कि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है, आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, तब ये शो करेगा। आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन को, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन को ही आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तब इस कंडीशन में एबनॉर्मल मोलर मास शो करेगा। पहला रीजन। दूसरा रीजन, अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट सब्सटेंस डिसोसिएट हो जाता है या एसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएट का मतलब क्या हुआ, जैसे NaCl को अगर वाटर में हम लोग रखते हैं तो क्या बनेगा, Na+Cl- बनेगा। अगर पोटेशियम क्लोराइड को वाटर में रखते हैं तो क्या बनेगा, K+Cl-, ये डिसोसिएशन हुआ। जैसे एसिटिक एसिड को अगर वाटर में रखते हैं बेटा तो क्या बनेगा, एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन, डिसोसिएशन हो रहा है ना, आया समझ में ना। तो किसी भी साल्ट को या किसी इलेक्ट्रोलाइट को अगर वाटर में हम लोग रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो डिसोसिएशन शो करेगा। लेकिन कुछ सब्सटेंसेज बेंजीन में रखे जाने पर, बेंजीन एज ए सॉल्वेंट हुआ, इसमें डिजॉल्व करने पर ये डिसोसिएशन के बजाय एसोसिएशन शो करते हैं। जैसे अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करता हूँ
तो एसिटिक एसिड को अगर बेंजीन में रखेंगे तो एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल जुड़कर डाइमर बनाते हैं। इसी तरीके से अगर बेंजोइक एसिड को रखते हैं तो बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में ऐड होकर, आपस में जुड़कर डाइमर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ये एसोसिएशन के प्रोसेस हुआ। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन कि अगर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट सब्सटेंस है अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन के प्रोसेस को शो करेगा तो इसके कारण एबनॉर्मल मोलर मास दिखाई देगा। ठीक है ना, आया समझ में। अब ये देखिए मैंने रीजंस लिखा है। पहला पॉइंट क्या लिखा है बेटा? पहला पॉइंट लिखा है कि द सॉल्यूशन इज नॉट आइडियल सॉल्यूशन। ये बात ध्यान देने की जरूरत है, आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, यानी कि ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है। जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है या डाइल्यूट सॉल्यूशन हम कहेंगे वही आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो अगर सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है तो एबनॉर्मल मोलर मास शो करेगा। इसी तरीके से दूसरा मैंने रीजन लिखा हुआ है कि जो सॉल्यूट सब्सटेंस है ये सॉल्यूट ये सॉल्यूशन में एसोसिएशन या डिसोसिएशन के प्रोसेस को शो करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एसिटिक एसिड और बेंजीन को रखते हैं किसमें बेटा? बेंजीन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो ऐसी कंडीशन में एसोसिएशन शो करेगा। लेकिन कोई सॉल्ट है जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, अगर इसको हम लोग वाटर के प्रेजेंस में रखते हैं तो डिसोसिएशन के प्रोसेस होगी। ठीक है ना, आया समझ में। अब जरा देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नॉर्मल या ट्रू या कैलकुलेटेड मोलर मास किसको कहते हैं? जब किसी सब्सटेंस का मोलर मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसी को कहते हैं नॉर्मल कहेंगे या ट्रू कहेंगे या कैलकुलेटेड मोलर मास कहेंगे। जैसे आप देखो NaCl है, तो NaCl में सोडियम और क्लोरीन है। सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का 35.5 हुआ। अगर दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो ऐसे कंडीशन में इसका मोलर मास कितना हो गया बेटा? बोलो 58.5 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल या यूनिफाइड मास ये किसकी यूनिट हो गई बेटा? बोलो मोलर मास की यूनिट हो गई। इसी तरीके से पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5। अगर दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड का मोलर मास कितना आता है? 74.5 ग्राम पर मोल आता है। इसी तरीके से ये एसिटिक एसिड है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3COOH है। या इसको कंडेंस फॉर्म में लिखे तो मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है C2, 3 एक 4 हाइड्रोजन है H4 और 2 ऑक्सीजन है तो O2 हो गया। अगर इसका मोलर मास हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो इसका मोलर मास कितना हो गया? इसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोल हो गया। तो ये नॉर्मल मोलर मास हुआ। इसी तरीके से बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला C6H5COOH है। या इसको कंडेंस फॉर्म में लिखे, कंडेंस फॉर्म का मतलब मॉलिक्यूल में जितने कार्बन एटम है सबको एक पास, जितने हाइड्रोजन एटम है सबको एक पास, जितने ऑक्सीजन एटम है सबको एक पास। तो यहाँ पे देखो 6 एक 7 कार्बन है C7, 5 and 1 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन एटम मतलब O2 है। तो अगर इसका मोलर मास हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या होगा बेटा? ये 122 ग्राम पर मोल होगा। तो इस तरीके से जो मोलर मास हम लोग फाइंड आउट किए हैं ये मोलर मास नॉर्मल मोलर मास या ट्रू मोलर मास या कैलकुलेटेड मोलर मास कहेंगे। और इसका सिंबल MC लिखेंगे। M का मतलब मोलर मास और C का मतलब कैलकुलेटेड, यानी कि कैलकुलेटेड मोलर मास हो गया। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन प्रोसेस का एग्जांपल दिखाता हूं और मैं आपको दिखाऊंगा कि जब डिसोसिएशन की प्रोसेस होगी तो ऐसी कंडीशन में सब्सटेंस का मोलर मास उसके नॉर्मल मोलर मास से कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा बेटा। ठीक है ना, ऑब्जर्व्ड मोलर मास की वैल्यू कम होगी, डिक्रीज करेगा। और जब एसोसिएशन की प्रोसेस होगी तो यही ऑब्जर्व्ड मोलर मास की वैल्यू नॉर्मल मोलर मास के कंपेयर में इंक्रीज करेगा। तो अब मैं आपको एग्जांपल से समझाने जा रहा हूं, आप एग्जांपल ध्यान से समझोगे। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल पे हम लोग चलते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको डिसोसिएशन का केस समझाने जा रहा हूं और डिसोसिएशन के केस में मैंने आपको ही बताया, पहले ही बताया कि सब्सटेंस का मोलर मास इसके नॉर्मल या ट्रू मोलर मास के कंपेयर में कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब ये देखिए मैं आपको समझाने जा रहा हूं पहले डिसोसिएशन का केस। डिसोसिएशन, अगर हम लोग डिसोसिएशन के केस के बारे में देखें तो फर्स्ट एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं
सोडियम क्लोराइड NaCl, ये सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल है। अगर इस सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल को मैं वाटर में रखता हूँ तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अधिक होता है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अधिक होने के कारण वाटर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों डिसोसिएट होते हैं बेटा, ये बात ध्यान रखना। और अगर किसी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कम हो, बहुत कम हो, जैसे बेंजीन का बहुत कम होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें आप क्या देखोगे, जो सब्सटेंस है उसमें एसोसिएशन की प्रोसेस होती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनना हो तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। अब ये देखिए, अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये क्या बनेगा, Na+ एक्वस बनेगा, और क्या बनेगा बेटा बोलो, Cl- एक्वस बनेगा। अगर प्यारे बच्चों हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल NaCl है, तो ये देखो बेटा यहाँ पे 1 मोल NaCl है, ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे Na+ की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना है, 1 ही है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 मोल ये है, Na+ है, और साथ ही साथ यहाँ पर 1 Cl- है, एक ही क्लोराइड आयन दिखाई दे रहा है, तो 1 मोल क्या हो जाएगा, 1 Cl- हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं इसको टोटल कहूँ तो NaCl के डिसोसिएशन से टोटल कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल्स आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं टोटल। अगर इसके 1 मोल का मोलर मास हम लोग देखते हैं तो NaCl के 1 मोल का मोलर मास कितना होता है, 58.5 ग्राम पर मोल होता है। सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, तो कितना हो गया, 58.5 ग्राम पर मोल हो गया। ये जो 58.5 ग्राम पर मोल हम लोग निकाल रहे हैं, ये वैल्यू ये कहलाएगी बेटा कैलकुलेटेड मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना, ट्रू मोलर मास कहलाएगा, जिसका सिंबल Mc है। इसको मैं कह रहा हूं, ये देखिए नॉर्मल या कैलकुलेटेड मोलर मास, इस नाम से हम लोग जानते हैं, समझते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था। तो जब 1 मोल NaCl का 58.5 ग्राम है, तो अगर हम लोग देखें इधर 2 मोल बन रहा है, तो अगर इसके 1 मोल का फाइंड आउट करेंगे तो इसके 1 मोल का अगर हम लोग देखें यूनिटी मेथड से तो कितना आ जाएगा, ये 58.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 29.25 ग्राम पर मोल आ गया। आप क्या देख रहे हो बेटा कि इसके 1 मोल का डिसोसिएशन से पहले 58.5 था, लेकिन डिसोसिएशन के बाद होता है जब इसके 1 मोल का इसके 1 मोल से कंपेयर किया जा रहा है तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 29.25 आ रहा है, और ये 29.25 की वैल्यू इसके कंपेयर में कम है ना, डिक्रीज कर रहा है ना, लो वैल्यू है ना बेटा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एबनॉर्मल। ये देखिए एबनॉर्मल, या इसी को कहते हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास कहते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। और इसका सिंबल कितना हो गया, MO। तो जब भी डिसोसिएशन के केस में देखेंगे तो डिसोसिएशन के केस में मॉलिक्यूल का मोलर मास उसके नॉर्मल मोलर मास के कंपेयर में कम होता है, जिसको एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं, या ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड मोलर मास, एक ही बात है ना, हमेशा डिसोसिएशन के केस में। और बिल्कुल इसी तरीके की चीज पोटेशियम क्लोराइड में भी पाया जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड के 1 मॉलिक्यूल का मोलर मास 74.5 होता है, ठीक है ना, ठीक है। और पोटेशियम क्लोराइड अगर वाटर के प्रेजेंस में डिसोसिएट होगा तो K+Cl- बनाएगा, 2 मोल बनेगा। तो अगर इसके 1 मोल का 1 मोल से कंपेयर करेंगे तो 37.25 आ जाएगा। अब आप देखो ये भी कम आ रहा है कि नहीं। तो जब भी डिसोसिएशन के केस में होगा, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहा है, तो मोलर मास की वैल्यू कम हो जाती है बेटा। ये बात आप ध्यान रखना। ये मैंने आपको डिसोसिएशन का केस बताया। किसका बताया बेटा बोलो, डिसोसिएशन का केस बताया, याद रखना, भूलना मत। आगे देखो, अगला मैं आपको बताने जा रहा हूं एग्जांपल एसोसिएशन का। अगर हम लोग एसोसिएशन के केस में देखें तो एसोसिएशन के केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। और एसोसिएशन की प्रोसेस ऐसे सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है जिसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम होती है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो गया, इसके प्रेजेंस में। आइए देखते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एसोसिएशन के केस में
ये कैसे एबनॉर्मल मोलर मास शो करता है और सब्सटेंस का मोलर मास इसके नॉर्मल मोलर मास के कंपेयर में कैसे इंक्रीज कर जाता है। जैसे मैं पहला एग्जांपल ही बताने जा रहा हूं। ये देखिए, ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, CH3COOH। ये एसिडिक एसिड के दो मॉलिक्यूल हैं, ये 1 मोल ये है और 1 मोल ये है बेटा। अब अगर हम लोग बेंजीन के प्रेजेंस में रखें, ये देखिए C6H6, ये बेंजीन सॉल्वेंट हो गया। तो बेंजीन सॉल्वेंट क्या करता है, दोनों मॉलिक्यूल को आपस में ऐड करने का काम करता है, दोनों मोनोमर्स को आपस में ऐड करने का काम करता है और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएगा इसके कंपेयर में, जिसको डाइमर कहेंगे। अब ये डाइमर हम लोग कैसे कहेंगे, देखिए CH3COOH, ये क्या हो गया, होल ट्वाइस। दोनों एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐड होते हैं, ये भी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। अब ये देखो बेटा, अगर हम लोग देखें तो इसके 1 मोल का मोलर मास तो कितना होता है। अगर इनके 1 मोल का मोलर मास देखें तो 60 ग्राम पर मोल होता है। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। इसका भी देखेंगे तो कितना होगा बेटा, बोलो 60 ग्राम पर मोल ही होगा। ये जो मोलर मास हम लोग कैलकुलेट किए हैं, निकाल रहे हैं, ये मोलर मास क्या कहलाता है, इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल मोलर मास, या इसी को हम लोग कहते हैं ट्रू मोलर मास, या इसी को कहते हैं बेटा कैलकुलेटेड मोलर मास कहते हैं। कैलकुलेटेड मोलर मास होगा और इसका सिंबल MC होगा। कैपिटल M का मतलब मोलर और C का मतलब कैलकुलेटेड मोलर मास। अब अगर हम यहाँ पे देखें, इसके एक मॉलिक्यूल का नंबर हमेशा मोल्स का नंबर यहाँ से देखते हैं, जितना मॉलिक्यूल हुआ उतना मोल हुआ। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी कितना है, 1 मोल है। अब अगर इस 1 मोल का मोलर मास हम लोग फाइंड आउट करते हैं बेटा, तो ये 60 इंटू, ये देखिए डाइमर है ना, 2 मॉलिक्यूल है बेटा, तो 60 इंटू 2 हो गया, डाइमर बन रहा है, एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन 2 सिंपल मॉलिक्यूल के जुड़ने से, तो 60 इंटू 2 हो गया। 60 इंटू 2 का मतलब कितना हो गया, 120 ग्राम पर मोल हो गया। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है 120 ग्राम पर मोल, ये वैल्यू अगर आप देखो बेटा 60 के कंपेयर में अधिक है कि नहीं, जस्ट डबल है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो एसोसिएशन के केस में मोलर मास हमेशा इंक्रीज होता है और इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे एबनॉर्मल। क्या कहेंगे बेटा, एबनॉर्मल या एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड। ये देखिए, इसको मैंने कहा ऑब्जर्व्ड मोलर मास और ये सिंबल क्या हो गया बेटा, MO हो गया। ठीक है ना। इसी तरीके की सेम चीजें किसमें पाई जाएगी, सेम चीज पाई जाएगी बेटा बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में बेंजीन के प्रेजेंस में एसोसिएट होगा तो बेंजोइक एसिड का डाइमर बनेगा। बेंजोइक एसिड के 1 मॉलिक्यूल का मोलर मास 122 ग्राम पर मोल होता है। डाइमर बनने पर 122 इंटू 2 करोगे बेटा तो 244 हो जाएगा बेटा। तो 244 की वैल्यू 122 से ज़्यादा होगी कि नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, जो 244 होगा ये एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड मोलर मास कहलाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया कि मैं इसमें आपको एसिटिक एसिड का कैसे डाइमर बनता है ये दिखाना हूँ। आइए देखते हैं। ये देखिए बेटा, ये CH3 हो गया, ये C कार्बन के साथ होता है डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया एसिटिक एसिड के 1 मॉलिक्यूल का। अब मैं एसिटिक एसिड का एक दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूँ CH3, ये C हो गया, इधर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर हम लोग उल्टा करेंगे बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, और इसी तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को इस तरीके से ऐड कर देंगे। अब आप क्या देखोगे, आपने देखा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या एक वीक इंटरेक्शन फोर्स काम करता है जिसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही क्या कहलाता है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ये देखो, ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इस तरीके से एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में ऐड होकर
डाइमर का फॉर्मेशन करते होंगे, ठीक है ना। तो ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये मैंने आपको बता दिया बेटा। अब अगली बार मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ लेक्चर नंबर 4 में पढ़ाऊंगा। अगर आज का वीडियो आपको समझ में आया हो, ठीक है ना, मैं आपको सिखाने में समर्थ हुआ हूँ, मैं आपको सिखा पाया हूँ, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, ठीक है ना। अगर आपको कुछ कमेंट बॉक्स में लिखना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने सजेशंस दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है ये सजेशन दीजिए, ठीक है ना। अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, जूनियर, सीनियर्स, 11th, 12th, नीट, जेई इसकी प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के बीच में शेयर कीजिए। ओके, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।